हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ये टॉपिक है हमारा। अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे इम्पोर्टेंट समझ लो। पहली बात तो ये टॉपिक सब सिलेबस में होता है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जहां पर इसके क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट होने के मैं भी बेसिक कारण बताता हूँ। सबसे पहले एक परीक्षा होती है एडीओ, इसकी अनुमति वित्त विभाग से मिल चुकी है। जैसे पीछे बैठे 25-50 लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उस भर्ती के लिए सिर्फ मौखिक तौर पर कहा गया है, न उसकी फाइल चली है, न वित्त विभाग से अनुमति मिली है। व्यापक परीक्षा लेना बात का विषय है। पहला विषय क्या है कि उसे वित्त विभाग से अप्रूवल मिले। ये पद ऐसा है जिसको वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है और वित्त विभाग से अनुमति मिल करके ये जा चुकी है व्यापम के पास। व्यापम इसको होल्ड करके रखा है। जब भी व्यापम को शेड्यूल मिलेगा एग्जाम कंडक्ट कराने का, व्यापम इसको 30 दिन 40 दिन के शॉर्ट नोटिस पर आपका एग्जाम ले लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव के पहले एग्जाम हो जाए। मैं पहले डिस्कस करूं, अब ध्यान समझते चलना। समझ में आ रहा है? ये वित्त विभाग से पार होके कहां जा चुका है? व्यापम के पास। अब व्यापम को बस इसके लिए क्या डेट डिसाइड करना है कि एग्जाम का डेट डिसाइड करना है। एग्जाम जानते हो व्यापम अचानक से देगा और फलना तारीख को परीक्षा है, 30 से 40 दिन का शॉर्ट नोटिस। क्लियर हो रहा है? ये बात है। आपके क्लास में घुसने से पहले जो टीचर का आया था फोन, जो उस विभाग से क्या बोलते हैं जुड़े हुए हैं, तो जिन लोग एडीओ में सेलेक्ट हुए थे 2013 में, मेरे बैच वाले हैं, मैं 13 का, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ एडीओ 2013। तो 13 में जिन लोग सेलेक्ट हुए थे एडीओ, उनका प्रमोशन होना है डीओ में। ठीक है, किसे प्रमोशन होना है? डीओ में। सैलरी बढ़ती है, सीओ का चार्ज मिलता है। यदि आप डीओ बने तो आपको किसी भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का सीओ बहुत आसानी से बना दिया जाता है, प्रभारी। मूल पद आपका डीओ रहेगा, पर आप काम करते रहते हैं ब्लॉक के सीओ के तौर पर। और ब्लॉक का सीओ होना शायद तुम नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा पद है। यहां तक बात समझना, जो पीएससी का पद है, बट डीओ लोग को प्रभारी सीओ बना दिया जाता है। जबकि सीओ का सिलेक्शन किस भर्ती के थ्रू होता है? पीएससी के राज्य प्रशासनिक सेवा से। ठीक, तो इनका अपना संघ है। जैसे शिक्षक भर्ती में शिक्षकों का संघ होता है, वैसे एडीओ का संघ है। तो एडीओ का संघ लगातार दबाव बनाया हुआ है कि हमको किसे प्रमोशन करो? डीओ पे। लेकिन उसका तर्क है विभाग का, पंचायत विभाग का, कि हमारे पास एडीओ में काम करने वाला फिर कोई नहीं रहेगा, यदि तुमको प्रमोशन कर देते हैं तो डीओ में। तो जब तक नए एडीओ की भर्ती नहीं हो जाती तब तक आप लोग एडीओ का काम करते रहिए। जैसे ही नए एडीओ की भर्ती होगी आप सबको प्रमोट करके क्या बना दिया जाएगा? डीओ। तो उनको सैलरी डीओ की मिल रही है, बट पोस्ट उनका सीओ डीओ नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है एडीओ का। आप समझा ना? क्योंकि उनके पास भाई डीओ में भी प्रमोशन कर देंगे तो फिर एडीओ का काम करने के लिए उनके पास कर्मचारी रहेगा नहीं। तो इनके दबाव के कारण सरकार भी प्रेशर में है कि जल्दी से जल्दी भर्ती किसकी ली जाए? एडीओ की भर्ती ली जाए। ये दूसरी बात। समझ में आ गया बात? अब मेरी बात को समझिए। तीसरा, पीएससी की परीक्षा में ये तो है ही एग्जाम्पल, जो भी पीएससी प्री है, आज नया नोटिफिकेशन आया है पेपर में, उसके हिसाब से इस साल परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। हर साल परीक्षा जो फरवरी में होती थी वो किस साल हो सकती है? दिसंबर। तो मान के चलिए अगर ये परीक्षा जल्दी होती है तो फिर से आपका एक समस्या है कि पीएससी प्री में आपका क्या आएगा? काम आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है बात? अब आप अगर हॉस्टल वार्डन की एग्जाम दे चुके, आपके पास अभी न्यू टारगेट कोई है नहीं, आप एडीओ को टारगेट कर सकते हैं। जो लोग पीएससी वैसी की तैयारी नहीं करते उन लोग, और जो लोग पीएससी की तैयारी करते हैं उन लोग तो भाई सीधा सीधा किसकी तैयारी कर सकते हैं? पीएससी प्री की तैयारी कर सकते हैं। और राज्य प्रशासनिक सेवा है, वो तो 100 सुनार की और एक लोहार की वाला बात है। ठीक है, एडीओ के सिलेबस में जैसा मेरा भी 15 मिनट पहले बात हुआ है, कोई सिलेबस चेंजेस करने के मूड में वो लोग नहीं है, यथावत रखने के मूड में है। यथावत रखते हैं, इतना ईजी है जिन लोग का गणित अंग्रेजी नहीं बनता उन लोग के लिए, कि 30 नंबर का आएगा हिंदी। हिंदी को शिक्षक भर्ती वाले ऑलरेडी पूरे डिटेल में पढ़ के रखे हो। 30 नंबर का आएगा पंचायती राज, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 30 नंबर का आएगा छत्तीसगढ़, कमल सर जिसको पढ़ा रहे हैं। कुल मिला के 90 नंबर तुम्हारा दिन भर एनी टाइम तुम्हारा तैयार है। जो भी फाउंडेशन की कोचिंग किया है उसका भी तैयार है, शिक्षक भर्ती कोचिंग किया है उसका भी तैयार है। अब
60 नंबर का और आता है, समझ में आ रहा है? तो 30 नंबर का आता है आजीविका। आजीविका के अंतर्गत हम कैसे लोगों को रोजगार दिलवाते हैं, उनको आय प्राप्त करने के लिए आजीविका हम पढ़ते हैं। पर आजीविका के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो योजनाएं पढ़ते हैं सरकार के द्वारा जो जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि पहले से आजीविका पढ़ के बैठा भी होगा तो कोई काम का नहीं रह जाता, क्योंकि आजीविका के लिए योजनाएं सरकार के बदलने पर योजनाएं बदल जाती हैं, डेटा बदल जाता है। यहां तक बात समझ में आ गया? दूसरा चीज आता है हमारा ग्रामीण विकास। दूसरा चीज क्या आता है? ग्रामीण विकास। जो सामने लिख रहा हूं ये अंक है। 30 नंबर का आता है रूरल डेवलपमेंट, आरडी बोलते हैं, ग्रामीण विकास। और जो ग्रामीण विकास है इसके लिए भी योजनाओं को पढ़ना पड़ता है, और इसको पहले से कोई बैठ के पढ़ के नहीं रखे रहता। तो 60 नंबर ऐसा है कि जिसकी पूर्व से तैयारी करके रखा नहीं जा सकता। वो जब वैकेंसी आएगा तो जो सिलेबस में लिखाएगा उसे तत्कालिक ढंग से पढ़ा जाता है। और 90 नंबर ऐसा है जिसका एनी टाइम आदमी को तैयारी करके रखा जाना चाहिए। तो 30 नंबर 60 नंबर का आप तैयारी को एट द टाइम विज्ञापन आने के बाद करेंगे, जैसा जैसा सिलेबस होगा। और ये 30 नंबर का तैयारी आप हमेशा रखिए। और 30 नंबर की तैयारी चाहे तुम फाउंडेशन कोर्स करो, चाहे शिक्षक भर्ती करो, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। पूरी थियोरटिकल होती है, बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। मैथ्स या बाकी सब टाइप का चोचला होता नहीं है, लेकिन मेहनत तो हर जगह लगता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी मेहनत लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जिनको कंप्यूटर, गणित, अंग्रेजी से परहेज है वो इस परीक्षा को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? बस इसमें एक पेज इन्होंने फंसा दिया है, उस पेज का नाम है पीजीडीआरडी। क्या फंसा दिया है? पीजीडीआरडी। उन्होंने कहा है कि जिसके पास ये डिप्लोमा होगा उसको 15 नंबर का क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास पीजीडीआरडी नहीं है वो परीक्षा नहीं दे सकता या फॉर्म नहीं भर सकता। फॉर्म भर सकता है, परीक्षा दे सकता है। बस वो कोशिश करे कि भाई वो 15 नंबर के बोनस पर डिपेंडेंट मत रहे, उसका नंबर इतना ज्यादा है कि बोनस पाने वालों के भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्लियर हो रहा है? मैंने मेरे कॉन्टेक्ट में आने वाले लगभग जितने बच्चे हैं मैं सबको पीजीडीआरडी करा के रख चुका हूं, सबको। मुझे पता है कि थोड़ा डिसाइडिंग होता है भाई, जो मेरे कांटेक्ट में है मैं उसको कागज का टुकड़ा मानता हूं, और कागज का टुकड़ा खरीदने में कोई परहेज नहीं करवाता। क्लियर हो? बाकी को छोड़ो, मैं तो अपनी वाइफ को करवा के बैठा हूं। वो अलग बात है कि उसकी जॉब लग गई तो मैं उसे एडीओ का जॉब तो करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो फील्ड वर्क का जॉब है। एक तो जीजू में नौकरी करने में तो मेरा और मेरे परिवार का तहस नहस हो गया है। समझ में आ रहा है बात? तो एडीओ की नौकरी करेगी तो हमारा का बैंड बजेगा, उसको मैं सोच के हिल जाता हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। लेकिन मैं भाई ये कब बोल रहा हूं? जब हाथ में क्या है? रोजगार है। अगर हाथ में रोजगार नहीं होता तो फिर रेडियो सेडियो जो भी होता हम उस पर क्या कराते? तैयारी कराते। यहां तक बातें समझ में आ रहा है? तो आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज को इन कारणों से पढ़ना है। यहां तक समझ में आ गया? और एडीओ की परीक्षा में तो 30 नंबर का डिसाइडर है। ठीक है, अब आते हैं सीजीपीएससी प्री में। सीजीपीएससी प्री की बात करें तो प्री के फर्स्ट पेपर में जिससे मेरिट सूची बनती है उसपे 50-50 क्वेश्चन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, कुल क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। पहले भाग में ए भाग में 50 क्वेश्चन आता है इंडियन जीएस से। किससे आता है? इंडियन जीएस। और दूसरा भाग आता है आपका किससे? सीजीजीएस से। ये समझिएगा। तो इंडियन जीएस और सीजीजीएस 2 भाग होते हैं प्री के पेपर में, जो दिसंबर में अभी संभावित है। होता हर साल के फरवरी में, इस साल कब बोल रहे हैं? दिसंबर में। तो ठीक है, तो प्री के परीक्षा में इंडियन जीएस मतलब आपका भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, आपका अर्थशास्त्र, विज्ञान, ठीक है, ये सब आपके इंडियन जीएस में आते हैं। तो इंडियन जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7-8 टॉपिक होता है। तो मान के चलो यदि 8 भी कर लो तो 8 छक्का 48। तो एक सब्जेक्ट से मोटा मोटी कितना क्वेश्चन आता है? 6 क्वेश्चन। तो संविधान से 6, भूगोल से 6, इतिहास से 6, विज्ञान से 6, अर्थव्यवस्था से 6, ऐसा आता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ से टोटल कितना क्वेश्चन आता है? 50। लेकिन छत्तीसगढ़ को भी देखोगे तो छत्तीसगढ़ में हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ में जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कल्चर, ठीक, फिर आता है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज। यहां तक समझ में आ रहा है? तो पंचायती राज से भी सीजी में लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। पर कई बार क्या होता है कि पंचायती राज को बनाने की शक्ति हमारा संविधान देता है। तो हमसे पंचायती राज के क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत इंडियन जीएस से भी पूछ लिया जाता है, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पूछ दिया जाता है। तो पंचायती राज का पोर्शन जब दोनों तरफ पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा हो जाता है। और ये होता है कि 100 क्वेश्चन में हमको 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ किसके दिखाई पड़ जाते हैं? पंचायती राज के। क्योंकि वहां पूछ दिया क्या बोल के? संविधान बोल के। और यहां क्या बोल के पूछ दिया? छत्तीसगढ़ बोल के। तो पंचायती राज दोनों तरफ पूछा गया। तो
इसलिए पंचायती राज का कई बार वेटेज हमारे सीजीपीएससी में भी बढ़ जाता है। पर पिछले कुछ समय से व्यापम और पीएससी दोनों क्वेश्चन में पंचायती राज के क्वेश्चंस अभी क्या हैं, साइड है। अभी हमको पंचायती राज के क्वेश्चंस दिखाई नहीं देते हैं, ध्यान दिया आप लोगों ने। पर आप थोड़ा 2 साल 3 साल पहले जाएंगे तो पंचायती राज के ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चन मिलेंगे कि 9 ठो लाइन से लिखा है पंचायती राज के बारे में और फिर 4 ठो ऑप्शन रहता है। 9 ठो स्टेटमेंट, आदमी 3 स्टेटमेंट, अभी तुम लोग का व्यापम में हॉस्टल वार्डन में 2-2 3-3 स्टेटमेंट वाला दिया है तो तुम्हारा पसीना छूट गया है। 9 स्टेटमेंट लिखा रहता था, 9, और 9 स्टेटमेंट लिखे रहने के बाद अंतिम में नीचे लिखता था 1 2 सही है, 5 6 7 सही है, 8 9 4 सही है, ऐसा वाला। तो पंचायती राज को इतना कठिन करके पूछा है। अब ये 3 के बाद 2 के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि आगामी कुछ महीने के भीतर छत्तीसगढ़ में पंचायती राज और नगरीय निकाय का चुनाव है। तो ये आपको करंट इवेंट में भी धसाएगा। तो पंचायती राज से पूछबे करेगा, संविधान से तो पूछबे करेगा, और अब एक इसका मुद्दा हो जाएगा, करंट इवेंट का भी मुद्दा हो जाएगा। तो 3 एंगल से आपको पंचायती राज अभी के डेट पे पढ़ना फायदेमंद है। पहला एडीओ की दृष्टि से, दूसरा प्री की दृष्टि से, और तीसरा क्या है आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से। बाकी तो एवरग्रीन तो है ही है, पूछा ही जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई पक्का? तो पहले तो मैंने बता दिया भाई पंचायती राज क्यों पढ़ना है। अब मेन बात पे आते हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से समझिएगा। हाँ, नहीं, जैसे हॉस्टल वार्डन में चुनिंदा दिया था वैसे ही चुनिंदा रहता है, पूरा सीजी को नहीं डालता है, सिर्फ सीजी हिस्ट्री डालता है। व्यापम का पैटर्न है, जब वो सीजी को लिमिटेड पूछता है तो सिर्फ वो एक ही पूछता है 1857 से लेके 1947 तक, उसके पहले भी नहीं पूछता। समझा रहा हूं, कल भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं। हमारे देश में कानून का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है उसे कहते हैं क्या, संविधान। इस बात को ध्यान समझिए, भारतवर्ष में कानून का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, संविधान। संविधान में जो भी बातें लिखी होती हैं, जो भी बातें, ठीक, जो भी बातें लिखी हो, उन बातों को या तो हूबहू लागू किया जा सकता है या कई बार लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, संविधान में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो बातें 2 तरह से होती हैं। भाई जो नए लोग आए हैं वो लोग ध्यान समझिएगा, अभी टॉपिक शुरू हो रहा है, अभी तक तो मैं बस इधर उधर की बातें आपको समझा रहा था। भारत में, देश में कानून का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, संविधान। संविधान में जो बातें लिखी होती हैं वो 2 तरह से होती है, या तो वह स्वतः लागू होती है, तो स्वतः लागू होती है उसे हम लोग कहते हैं स्वतः प्रवर्तित। क्या कहते हैं, स्वतः प्रवर्तित, मतलब संविधान में लिखा है और जनता पे वो क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। और दूसरा एंगल होता है जो स्वतः प्रवर्तित नहीं होती, स्वतः प्रवर्तित नहीं होती मतलब स्वतः लागू नहीं होती। तो स्वतः प्रवर्तित नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि उसे प्रवर्तित कराया जाता है। प्रवर्तित को इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूट। क्या कहेंगे, एग्जीक्यूट। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होते। तो जो सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होते उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है, क्या बनाकर, कानून बनाकर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जो स्वतः प्रवर्तित नहीं होते उन्हें एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है, कानून बनाकर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्वतः प्रवर्तित हो जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्वतः प्रवर्तित नहीं होती। तो जो स्वतः प्रवर्तित नहीं होती उन्हें प्रवर्तित कराया जाता है, क्या बनाकर, कानून बनाकर। ठीक है, आ गया, क्या बनाकर, कानून बनाकर। अब जो कानून बनाकर हम प्रवर्तित कराते हैं, इसको बात को समझिएगा, ठीक। तो भारत में कानून बनाने की जो शक्ति है वो 2 एंगल में है। पूरे भारत के लिए एक कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। और राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है विधान मंडल के पास। किसी भी राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, विधान मंडल, और पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद। तो ये कानून बनाने की शक्ति इन दोनों के पास है भारत में। इन दोनों को कानून बनाने की शक्ति भी किसने दी है, तो संविधान नहीं दी है। संविधान में दी ये शक्तियां नहीं होती तो कानून नहीं बना पाते। समझ में आ गया। पर भारतवर्ष के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद, और अपने अपने राज्यों के लिए कानून कौन बनाएगा, विधान मंडल। जो कानून शब्द लिखा है उसी कानून को भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में हम कहते हैं अधिनियम। क्या कहते हैं, अधिनियम। तो संविधान के नीचे क्या होता है, अधिनियम, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्ट। क्या कहा जाता है, एक्ट। याद रखिएगा, संविधान के नीचे क्या होता है, अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्ट। लेकिन कोई भी एक्ट तभी बनेगा
जब उसका वर्णन किसमें रहेगा? संविधान में। किसमें रहेगा? संविधान में। यदि संविधान में उसका वर्णन नहीं रहेगा तो उसके लिए एक्ट कोई भी संसद या विधानमंडल नहीं बना सकता। यहां तक बातें समझ में आ गया? अब देखिएगा, अधिनियम के नीचे होता है नियम। ये सारे शब्द से आपका परिचय होगा, इसलिए बात करूंगा। नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? रूल। क्या कहते हैं? रूल। ध्यान समझिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि संविधान में कोई बात लिखी हुई है तभी क्या बनेगा? अधिनियम। उसी तरह से अगर अधिनियम में कोई बात लिखी हुई है तो अधिनियम के अंतर्गत क्या बनेगा? नियम। संविधान के अंतर्गत क्या बनेगा? अधिनियम। और अधिनियम के अंतर्गत बनेगा क्या? नियम। अगर बात अधिनियम में लिखा हुआ है तो, नहीं लिखा है तो नियम नहीं बन सकता। अगर संविधान में लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? अधिनियम। अधिनियम बनाने की शक्ति भी किसके पास है? संसद और विधानमंडल के पास। और नियम बनाने की भी शक्ति किसके पास है? संसद और विधानमंडल के पास। क्लियर हो रहा है बात? अगर संविधान में पावर दिया है संसद और विधानमंडल को तो संविधान के अंतर्गत क्या बनाएंगे? अधिनियम। और अधिनियम में पावर दिया गया है संसद विधानमंडल को तो अधिनियम के अंतर्गत क्या बनाएंगे? नियम। और नियम के अंतर्गत यदि कोई पावर दिया गया है तो सबसे लास्ट में होता है कानून में, उसका नाम है नियमावली, जिसे कहते हैं रेगुलेशन। क्या कहते हैं? रेगुलेशन। तो यदि हमको कानून को अप एंड डाउन हायरार्की में जमाना हो तो सबसे ऊपर का कानून होता है क्या? संविधान। संविधान के नीचे अधिनियम, अधिनियम के नीचे नियम, नियम के नीचे। अब मैं दोनों शब्दों से आपको परिचय क्यों कराया, पहले उसको मैं समझा देता हूं। वो परिचय इसलिए कराया कि मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला एक अधिनियम। पहले क्या पढ़ाऊंगा? अधिनियम। उस अधिनियम का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। कई जगह पर 92 भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना। 1993 मैं आपको एक पढ़ाऊंगा और एक मैं आपको नियम भी पढ़ाऊंगा जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम। छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995। इसलिए मैं जो चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं उसको पढ़ाने से पहले मैं उसकी भूमिका आपके लिए पहले रेडी किया। तो मैं आपको दो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और एक क्या पढ़ाऊंगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम। अब ध्यान देना, जो एक वर्ड है उसको, यहां पर क्या लिखा हुआ है? अधिनियम। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? नियम। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि अधिनियम तब बनेगा जब उसका वर्णन कहां रहेगा? संविधान में। और नियम तब बनेगा जब उसका वर्णन कहां रहेगा? अधिनियम में। यहां तक बातें सबको समझ में आ रही है ना? यहां तक प्राइमरी बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे बात करेंगे, ध्यान सुनते रहना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज पढ़ने जा रहे हैं अधिनियम, तो शब्द यदि अधिनियम लिखा हुआ है तो अधिनियम हम तभी पढ़ेंगे जब उसका वर्णन कहां रहेगा? संविधान में रहेगा। भाई यदि संविधान में नहीं रहेगा तो अधिनियम तो न तो संसद बना सकती और न ही विधानमंडल बना सकती। और अगर छत्तीसगढ़ शब्द सामने लिखा हुआ है तो इसका एक बात फिर क्लियर होता है कि पंचायती राज जो हम पढ़ेंगे उस कानून को संसद ने बनाया होगा कि विधानमंडल ने बनाया होगा? विधानमंडल ने बनाया होगा। और कहां का विधानमंडल बनाया होगा? छत्तीसगढ़ का विधानमंडल बनाया होगा। इसीलिए इसके सामने में क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ विधानमंडल। पर छत्तीसगढ़ विधानमंडल को बनाने के लिए ये शक्ति कौन देगा? संविधान देगा। तो संविधान में उसका वर्णन होना बहुत जरूरी है। यदि संविधान में ही वर्णन नहीं होगा तो संविधान में वर्णन नहीं होगा तो किसी के पास बनाने की शक्ति होगी ही नहीं। ठीक है, तो आप बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको इंट्रो समझा रहा हूं कि जो पंचायती राज जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये पंचायती राज टॉपिक का मेंशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम नहीं था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, 1950 में, मतलब लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 1950। तो 1950 में ये पंचायती राज के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं था। ध्यान समझिएगा, कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान में पंचायती राज का चुनाव कैसे होगा, पंचायती राज का कार्यकाल कितना होगा, पंचायती राज में रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, पंचायतों को पैसा कहां से मिलेगा, पंचायत लोग किस विषय पर कानून बनाएंगे, इस बारे में कोई वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था। इसलिए पंचायत के संबंध में विधिवत कानून बनाने की शक्ति संसद या विधानमंडल के पास नहीं था। लेकिन
अगर पंचायती राज को संविधान में ऐड करना है तो संविधान में चेंज करने की शक्ति सिर्फ किसके पास होती है? संसद के पास। संविधान में चेंज करने की, कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास है, लेकिन तब जब संविधान में उसका वर्णन हो तो। लेकिन संविधान में कोई चीज जोड़ना हो या संविधान में कोई चीज हटाना हो तो यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। संसद ने 1993 में संशोधन किया संविधान में, और संविधान में संशोधन करके एक भाग जोड़ा। भारतीय संविधान में कुल भाग की संख्या कितनी है? 22। कुल भाग की संख्या कितनी है? 22। तो उसमें एक भाग खाली पड़ा था जिसका नाम है क्या? भाग 9। भाग 9 शुरू से खाली पड़ा था 1956 से। कब से खाली पड़ा था? 1956 से, क्योंकि भाग 9 में जो राज्य था डी कैटेगरी का, उसको 1956 में शिफ्ट कर दिया गया था भाग 8 में। कहां शिफ्ट कर दिया गया था? भाग 8। तो भाग 8, ध्यान समझिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। 22 भाग में भाग 9 के जो राज्य थे उसको कहां पलट दिए थे? 8 में। तो भाग 9 क्या पड़ा हुआ था? रिक्त, खाली पड़ा हुआ था। तो भाग 9 में संसद ने संशोधन किया 73 नंबर का, और 73 नंबर का संशोधन कर भाग 9 में पंचायती राज के बारे में प्रोविजंस को जोड़ दिया। ध्यान समझना, किसको जोड़ दिया? पंचायती राज के प्रावधान को जोड़ दिया। जब भाग 9 में पंचायती राज के प्रावधान को जोड़ा गया तो उसमें सारा बातों का वर्णन किया गया कि किसे पंचायत कहेंगे, पंचायत पर कंट्रोल करने के लिए ग्राम सभा क्या होगी, पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा, कितने स्तर का पंचायत होगा, 1 स्तर का कि 2 स्तर का कि 3 स्तर का, विकास का केंद्र कौन सा होगा, आरक्षण कैसा होगा, निर्वाचन कैसा होगा, कार्यकाल कितना होगा, किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति होगी। समझ में आ रहा है बात? कौन कैसे कौन है, सारा बात को जोड़ा गया। लेकिन सारे बातों की व्याख्या जो संविधान में होती है वो किसमें होती है? अनुच्छेदों में। किसमें होती है? अनुच्छेद में। तो भाग 9 में पंचायती राज टॉपिक जोड़ा गया, पर पंचायती राज की व्याख्या के लिए अलग से आर्टिकल जोड़े गए। 15 आर्टिकल जोड़े गए, 243A से लेकर 243O तक। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 15। और पहले से एक अनुच्छेद और था, क्या? 243। ये तो मुख्य अनुच्छेद हो गया। तो पंचायती राज में कुल अनुच्छेद कितने हो गए? 16। कुल अनुच्छेद कितने हो गए? 16। लेकिन 16 अनुच्छेद में 15 अनुच्छेद अलग से जोड़े गए हैं और एक अनुच्छेद पहले से था। तो यदि बोलेगा नए कितने जोड़े गए, तो नए कितने जोड़े गए? 15। नए कितने जोड़े गए? 15। और कुल अनुच्छेद कितना है कहेगा तो 16। याद रहेगा, 16 अनुच्छेद है टोटल पंचायती राज के संबंध में। और कौन से भाग में इसका वर्णन है? भाग 9। यहां तक बात को समझते रहना। तो भाग 9 में भारतीय संविधान के पंचायती राज जुड़ गया। तो पंचायती राज जुड़ गया और यहां से शक्ति मिल गई कि पंचायती राज पर अब हर राज्य को पावर होगा कि अपने अपने राज्य के लिए क्या बनाए? कानून बनाए। किसको लेकर के? पंचायती राज विषय को लेकर के। इसीलिए इस शक्ति का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ ने हमारे लिए कानून बनाया, जिसका नाम है क्या? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो अब इस पूरे बात को समझाने का मतलब क्या है? बात यह है कि जब मैं आपको पंचायती राज पढ़ाऊंगा, ठीक, अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है क्या? पंचायती राज। टॉपिक को हम लिखते हैं क्या? पंचायती राज। तो पंचायती राज को हम 2 खंडों में पढ़ेंगे। कैसा? एक खंड है हमारा भाग 9। एक खंड है कौन? हमारा भाग 9। भाई आप व्यवस्था को समझो कि 1950 में संविधान में पंचायती राज का वर्णन नहीं था, और चूंकि संविधान में पंचायती राज का वर्णन नहीं था, इसलिए न तो संसद उसके लिए कानून बना सकता है, न उसके लिए विधानमंडल कानून बना सकता है। तो सबसे पहला बात आता है कि पंचायती राज को संसद संविधान में जोड़ो। पंचायती राज को जोड़ने के लिए पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास, संविधान में जोड़ने। तो संसद ने 73 नंबर का संशोधन किया, ठीक है, 1993 में, और 73 नंबर का संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ दिया। और जब पंचायती राज को जोड़ दिया तो पंचायती राज के तहत कानून बनाने की शक्ति किसको मिल गई? हर राज्य के विधान मंडल को। तो हर राज्य के विधान मंडल ने अपने अपने लिए पंचायती राज का कानून बनाया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। तो जितने राज्य हैं उतने राज्यों ने अपने अपने लिए पंचायत का क्या बनाया? कानून बनाया। पर हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इसलिए हमको सिर्फ कहाँ कानून पढ़ना है? छत्तीसगढ़ का। तो हम जब पंचायती राज विषय को पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए हमारे पास 2 चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर हो गया कि पंचायती राज के संबंध में भारतीय संविधान का भाग 9 क्या कहता है। पहला ये हो गया। तो पहले हम पढ़ेंगे संविधान। तो संविधान हमारा हो गया गेट एंट्री, मैं उस दिन समझाया था, जहां से हम एंट्री मारेंगे किस टॉपिक पे? पंचायती राज में।
लेकिन पंचायती राज में एंट्री मारने से पहले, भाग 9 में आने से पहले हमें उसकी भूमिका पढ़नी होगी, उसका बैकग्राउंड पढ़ना होगा, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्यों भारत में इसकी आवश्यकता थी, इन सब बातों पे बात करेंगे। पर जब मेन कंटेंट में घुसेंगे पंचायती राज में, सब चर्चा कर लेने के बाद, तो मेन कंटेंट में घुसने के बाद हम सबसे पहले भारतीय संविधान का क्या पढ़ेंगे, भाग 9। अभी पंचायती राज में हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज नहीं आ रहेंगे, हम कहां रहेंगे, संविधान में, और संविधान के कहां रहेंगे, भाग 9 में। और भाग 9 में हम 243A से लेकर 243O तक के अनुच्छेदों को समझेंगे कि जो पंचायत के संबंध में भारतीय संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए 15 ठो, और 15 आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं, ए क्या कहता है, बी क्या कहता है, सी क्या कहता है, 243 ना। अब उन सारे आर्टिकल्स को जब हम ओ तक पढ़ लेंगे तो हम पाएंगे कि पंचायती राज का कोई एक आर्टिकल ऐसा होगा जो हमको पावर दे रहा होगा विधानमंडल को कि पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को होगी, और उस शक्ति का फिर प्रयोग करते हुए हर राज्य का विधानमंडल अपने लिए क्या बनाएगा, छत्तीसगढ़ के समान पंचायती राज कानून। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या बनाएगा, पंचायती राज कानून। पर छत्तीसगढ़ तो समय था नहीं, छत्तीसगढ़ 1993 में हम छत्तीसगढ़ कहां थे, हम कहां थे, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था तो क्या कानून बनेगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून 1993। तो भाई छत्तीसगढ़ में पंचायती राज कानून 93 से लागू था, हम ये मानेंगे। पर अकेले हमारे पास विधानमंडल तो थी नहीं, हमारा विधानमंडल उस समय भोपाल में था, मध्य प्रदेश था। तो क्या कानून बनेगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून। छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा मध्य प्रदेश के नाम से, क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़। यहां तक बात समझ में आया। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे यहां भी कानून कब से बन गया था, 1993 से। क्लियर हो गया। तो हम संविधान के भाग 9 पढ़ने के बाद हम पाएंगे कि भारतीय संविधान के भाग 9 का एक अनुच्छेद राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति देता है, और राज्य का विधानमंडल अपने लिए पंचायती राज का क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। जब अपने लिए पंचायती राज का कानून बनाएगा तो यहां से हमारा टॉपिक सीजी में घुस जाएगा। कहां घुस जाएगा, सीजी में। और हम यहां से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। यहां तक बात समझ में आ गया। तो हम पंचायती राज टॉपिक के अंतर्गत दो अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, एक इंडियन जीएस और एक सीजीजीएस। इंडियन जीएस के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जीएस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, संविधान, जिसके अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, भाग 9 को। क्लियर हो गया। और जब भाग 9 खत्म हो जाएगा तो फिर हम सीजीजीएस पढ़ेंगे, और सीजीजीएस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। दिमाग में घुस रहा है, पक्का, ठीक। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज का अध्याय 4, जैसे भारतीय संविधान में हेडिंग बताने के लिए भाग होते हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग। वैसी अधिनियम में हेडिंग बताने के लिए अध्याय होते हैं। क्या होते हैं, अध्याय। जैसे वहां भाग बोलते हैं, उसको यहां पर क्या बोलते हैं, अध्याय। जैसे उसमें 22 भाग है, वैसे इसमें अध्याय की संख्या है 15। कितने अध्याय हैं, 15। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22। और पंचायती राज में कितने अध्याय हैं, 15 चैप्टर हैं। इस 15 नंबर चैप्टर है, जिसमें चौथा नंबर का चैप्टर पंचायती राज के निर्वाचन के बारे में वर्णन करता है। ध्यान सुनते रहना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। उनके चुनावों का वर्णन तो हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या, इंडियन जीएस और सीजीजीएस। तो इंडियन जीएस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, संविधान का भाग 9, और सीजीजीएस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज। अब सुनना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंतर्गत क्या आएगा, अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या आएगा, निर्वाचन। तो निर्वाचन का वर्णन ना अध्याय 4 में नहीं है। बस इतना बोल दिया कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, उसमें ये अध्यक्ष होगा, ये सदस्य होगा, ये कार्यकाल होगा, फलना ढेकना बता दिया। लेकिन कुछ प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे प्रश्न ये आया कि मान लो जो पंचायत में पंच का चुनाव भरेगा वो क्या शपथ पत्र देगा कि नामांकन पत्र देगा, कितना जमानत राशि होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, इन सब का बात, मतदाता की बात, एजेंट की बात। आपने जैसे प्रश्न एक सुना होगा कि 4 मतदाताओं ने पंचायत के सरपंच के लिए फॉर्म भरा, 3 मतदाताओं ने, मतदाता बोलते उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, तो क्या होगा, चुनाव होगा, चुनाव स्थगित हो जाएगी, ऐसा करके ऑप्शन देगा। एक आता है कि 4 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों ने नाम और 1 उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा,
चुनाव होगा, चुनाव स्थगित हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन देगा। आप समझ में आ रहा है? घुमा घुमा के ऐसा पूछेगा, घुमा घुमा के ऐसा पूछेगा। ये सारी बातें आपके पंचायती राज अधिनियम में नहीं है, ये सारी बातें पंचायती राज निर्वाचन नियम में है, जो कब बनाया गया? 1995 में। लेकिन ये नियम बनाने की शक्ति छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4 देता है। किसको? राज्य के विधान मंडल को। तो राज्य के विधान मंडल ने क्या बनाया? कानून बनाया। अब अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि भाई ये विधानमंडल के पास ये पावर क्यों है, जो लोग आज पहली बार बैठे होंगे, तो ध्यान से समझ लो कि विधानमंडल के पास पावर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के कानून बनाने वाले संस्था को कहते हैं संसद, और राज्य सरकार कानून बनाने वाले आपके विधायिका कहते हैं क्या? विधानमंडल। तो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा हुआ है। क्या हुआ है? बंटवारा, कि कौन से विषय पर संसद कानून बनाएगा, कौन से विषय पर राज्य कानून बनाएगा, मतलब विधानमंडल। तो ये लोग 3 सूची बनाए हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये लोग बंटवारा किए हैं, जुन्ना खेत तोड़, पैठुक खेत मोर, धरसा खेत दोनों के, ऐसा वाला। आप समझ में आ रहा है ना? ऐसी बंटवारा होता है दो भाई के बीच, वैसी बंटवारा हुआ है। तो संघ सूची में जितना सब्जेक्ट लिखा है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को। राज्य सूची पर जितना सब्जेक्ट लिखा है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? विधानमंडल को। राज्य सूची पर लिखा है सब्जेक्ट कितना? 61। संघ सूची पर सब्जेक्ट लिखा है कितना? 97। तो 61 में एक टॉपिक है आपका पंचायती राज। एक टॉपिक है क्या? पंचायती राज। तो भाई पंचायती राज किसमें लिखा है? राज्य सूची में। और राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? विधानमंडल को। तो इसलिए पंचायती राज पर कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल। लेकिन पंचायती राज विधानमंडल पर कानून तभी विधानमंडल पंचायती राज पर कानून तभी बनाएगा जब उसको ऐसा करने का शक्ति कौन देगा? संविधान देगा। तो संविधान ने इसको शक्ति दिया 73वां संशोधन करके, भाग 9 में जब शामिल हुआ तो शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने क्या बना लिया? अधिनियम बना लिया। फिर अधिनियम में जो दी गई शक्ति था उसका प्रयोग करके इन्होंने क्या बना लिया? नियम बना लिया। तो 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा क्या? भारतीय संविधान का भाग 9। एक क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और फिर पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज नियम 1995। इसके बाद भी मुझसे फाउंडेशन वाले पूछते हैं कि भाई सर क्यों लेते हो, क्यों शिक्षक भर्ती वाले? बताओ भाई सर लेना फायदा है इन लोगों को, घाटा है? फायदा है। अरे हाँ फायदा है भाई, टारगेट बैच पे पढ़ना से फाउंडेशन बैच पे पढ़ना क्या है? फायदा है। मैं भी कह रहा हूं, आप बात को समझो। अब लेकिन मैं समझाता हूं, कोई समझता नहीं है कोसले में क्या कर सकता हूं, मेरी बात तो कुछ नहीं मानता। मैं हर बेवकूफ बच्चे को जिसको इंक्वायरी देने का काम मेरा ही है, पूरे कोचिंग में बैठ के मैं इंक्वायरी देता हूं, एक से एक माथा लेकर आते हैं। अब एक तो माथा लेकर आया वो तो दिमाग ही चाट दिया है, ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में मैं अल्पम जल समाधि ले लूं। समझ आ रहा है बात? इतना दिमाग चट्टू आदमी है वो, ठीक है? खुद क्लियर नहीं रहते। जिसको भाई पढ़ना यार, बात खत्म ना यार, उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आता क्या दिमाग लगाना। पढ़ना है भाई। आप जमीन में उतर ही नहीं रहे हो, और उतरने से पहले करो गीत थोड़ी जाऊंगा सर एक पैर रखूं कि दोनों पैर रखूं? अरे यार भाई ऐसा फालतू बात करते हैं यार। मतलब मैं कभी कभी ना, अगर मैं टीचर नहीं होता ना और ये सब नहीं होता तो एक आध बार उसको कोंटा में लेके जाता, बोरा ओढ़ाता और रटपीट मतलब मारता। अब समझ में आया? अब जा। पर क्या बताऊं मैं, मेरा प्रोफेसर ना, ऐसा कोई सवाल है यार? मतलब हम लोग तो ठीक ठाक सवाल पूछते थे तो इतना चमकाते थे टीचर्स, अब तो मैं नहीं चमकाता भाई, बिल्कुल भी नहीं चमकाता हिसाब से। और मैं इतनी बेसिक से इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में फेस किया है कि बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो डर के मारे पूछ नहीं पाता। इसलिए मैं खुद इतना डाउन जाता हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है, वरना कोई पंचायती राज पढ़ाने वाला टीचर इतना डाउन नहीं जाएगा। अब मैं बहुत डाउन गया हूं, अभी तुमको समझ में नहीं आया होगा, एकदम डाउन। वो सीधा मान के चलता है 10वीं क्लास पढ़ने आया हो, 9वीं तक का सब जानते हो, 12वीं पढ़ने आए हो, 11वीं तक का सब जानते हो, पीएससी तैयारी करने आए हो, कॉलेज करके आए हो, ग्रेजुएट होकर आए हो, सब जानते हो। नहीं जानते हो तो तुम जानो, तुम्हारा किस्मत जाने। अंडा बटा पराठा वो सीधा चलते हैं, गनगिन। और बताया था ना 4 चौखर्रा होते हैं, वो चौखर्रा लोग हमेशा जवाब दे ही देंगे। और कुछ लोग पिछले साल पढ़े वाले बैठे रहते हैं। हमारे टाइम में ऐसे ही होता था, सर आए लेकिन अच्छा हुआ, सर आए और बताओ, अरे पहले पढ़ा,
बिना पढ़ाए। और बताओ, अब बच्चे लोग ना चार शब्दों को, सर वो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सर पंचायती राज का मतलब क्या होता है, सर उस चेयर ऐसा प्रथा नहीं था, सर बैठे रहते थे, माइक लगे रहता था, ऐसे लिख दिए ऐसे लिख दिए। और बताओ, फिर लोग पूछे, और बताओ, फिर पूछे, कोई डाउट नहीं है, ठीक, क्लास खत्म। अब मैं डेमो में गया था, मैं लगा क्या हो गया भाई, अगले दिन फिर पहुंच गए, और बताओ, फिर चार चपरा लोग आए, फिर पूछे, टिकिंग टिकिंग, टीचर सर्वश्रेष्ठ बिलासपुर का नाम चले, अपन टेंशन में कि गलत तो नहीं हो गए अपन, समझ ही नहीं आया। उसके बाद पूछे, भाई तो लोग पूछते का हो, हमको तो बताओ, तो बताए इससे पूछते हैं। उस चक्कर में पुस्तक पढ़ना सीखा, पुस्तक पढ़ते थे, पढ़ के आते थे, डाउट पूछते थे। नहीं तो पुस्तक पढ़ने की हैबिट हमको भी नहीं होती, तुम सब परजीवी हो गए। पुस्तक पढ़ने की हैबिट हुई, पहले 4 दिन तो जानबूझ के 9 बिला के चिकन सिंह टाइप कुछ कुछ पूछ देते थे शर्म के मारे, सर इसका मतलब क्या होता है, तुरंत खोज के तू लोग पूछते हो, और पूछोगे तुरंत खोजते, ले एहसान कर दिए, जा पूछ दिए, ऐसे वाला समझ आ रहा बात। तो हम भी एहसान कर दिए ताकि टीचर को पता रहे कि हाँ ये भी कक्षा में बैठा है, ऐसा वाला बात। इतना भीड़ थोड़ी होता था, इतना भीड़ होवे नहीं करता था, 20-25 वैकेंसीज नहीं थी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद। 2003 में हुई, 2005 में हुई, 2008 में हुई। मैं जब एंट्री किया तो 2008 का पेपर रिजल्ट नहीं आया था, 2010 के गर्मी में पढ़ने गया था मैं ग्रेजुएट होने के बाद, तो 8 का रिजल्ट नहीं आया था, तो मरे बिहान टाइप का 15-20 लोग बैठे रहते थे। उस साल भीड़ आया कब, जब सीएमओ का वैकेंसी आया, तो हम पहली बार जाने के सीएमओ का परीक्षा होता है, तो भीड़ आया पढ़ने वालों का। अब तो गदगदा के भीड़ है, 6-6 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं भाई, हंसी मजाक चन्ना मुरा टाइप का, ठीक है। तो आप समझो ठीक ठाक कंपटीशन है, ठीक ठाक क्या है, कंपटीशन है। और एक बार पीएससी कोचिंग करने वाला व्यक्ति अगले साल टीचर है, नौकरी लग गया ठीक, नहीं लगा तो कोचिंग खोल देता है मुंह उठा के। और जब से ये ऑनलाइन आया तब तो टेंशन नहीं है उसको, धरा अपना बढ़िया स्मार्ट बोर्ड खरीदा, बाप के पास इतना पैसा सबके पास होता है, और नहीं तो एक एकड़ पैठू वैठू खेत बेच देते हैं, और सीधा एक तो कंप्यूटर भी साए, कैमरा भी साए, स्मार्ट बोर्ड खरीदे, यूट्यूब में चैनल बनाए, और पीपीटी बना दिए, और उसी को घोष घोष के बता रहे हैं। किसी का भी नोट्स को धर के ले आते हैं, फोटो खींच के पीडीएफ बना के डाल देते हैं, और हम जैसे मूर्ख लोग देखते रहते हैं। हाँ बढ़िया बताते, हाँ लाइक सब्सक्राइब हो गया, चल रहा है। लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता बाबू, याद रखना, उससे क्या नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत है अपन मरे बिना स्वर्ग नहीं मिला है। तो गुरु जी पढ़ा ले, यूट्यूब पढ़ा ले, दुनिया पढ़ा ले, प्रगति पढ़ लो, दगति सगति कहीं पढ़ लो, स्वर्ग तो तभी मिलेगा जब खुद मर के पढ़ोगे। तो अपन मरे बिना क्या नहीं मिलता, स्वर्ग नहीं मिलता। तो अब वो नया बिजनेस है, नया ट्रेंड है, सब पढ़ाते हैं, अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। पर मेन थीम पे आते हैं, ध्यान समझो, इतनी बात क्लियर हो गई है, तो मेन थीम पे है। मैं भी पंचायती राज शुरू नहीं किया हूं ना भाई, मेरा जैसा टेंडेंसी है वैसे ही है। जैसे संविधान में 8-10 दिन पूरा समझा दिया, फिर संविधान शुरू किया था, वैसे पंचायती राज की पूरी बेसिक समझा दूंगा, फिर मैं पंचायती राज शुरू करूंगा। तो अब मेरी बात को ध्यान समझो, बेसिक तौर पर जो हम पंचायती राज पढ़ेंगे, इस पंचायती राज का संबंध स्वशासन से है। किससे है, स्वशासन। ध्यान समझिए, स्वशासन का मतलब है खुद का शासन। पंचायती राज का जो एक्चुअल में हमारा संबंध है वह स्वशासन से है, और स्वशासन में अगर हम पंचायती राज लिखे हैं तो उसके सामने एक शब्द हमको लिखना है, स्थानीय स्वशासन। क्या लिखना है, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन लिखे तो हमको समझना पड़ेगा कि स्थानीय स्वशासन में भी 2 तरह की स्थानीयता होती है, एक होता है ग्रामीण और एक होता है नगर। एक होता है ग्रामीण और एक होता है क्या, नगर। पर यदि ऊपर में हेडिंग पंचायती राज लिखा है तो एक क्लियर होता है कि हम कौन से स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। और अगर यहां पर नगरीय निकाय लिखा होता तो हम किसके बारे में बात करते, आपके नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। नगरीय निकाय के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हम नगर पंचायत, समझ में आ रहा है, नगर पालिका और नगर निगम, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी स्थानीय स्वशासन का विषय है, पर ये नगरों के स्थानीय स्वशासन का विषय है, ये भी आपके सीजीपीएससी के टॉपिक में है, ठीक है, बाकी में नहीं है। लेकिन जब हम
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भी हम 3 इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। पहले का नाम है क्या, ग्राम पंचायत। दूसरा का जो नाम होता है उसका नाम है क्या, जनपद पंचायत। और तीसरा जो नाम है उसका नाम है क्या, जिला पंचायत। आप सब इस चुनाव की प्रक्रिया से यदि वोट देने के अधिकारी हो गए होंगे तो इससे गुजरे होंगे। अपने गांव में सरपंच के लिए, पंच के लिए, जनपद जिला पंचायत के लिए मतदान कभी ना कभी किया होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहीं पर होता है क्योंकि ये स्थानीय चुनाव होते हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको सबसे पहले इन शब्द से परिचित होना है। क्या शब्द है वो, स्थानीय प्रशासन। पंचायती राज में क्लियर है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का जो प्रशासन है वो क्या कहलाता है, पंचायती राज कहलाता है। स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के चुनाव करके जो प्रशासन चलाया जाता है उसे कहते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन। मतलब खुद के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाएगा, स्थानीय स्वशासन। तो आप समझिएगा कि जैसे यदि कोई गांव का कोई आदमी है वो अपने वार्ड के लिए, अपने ही बीच के किसी लोगों को एक पंच के रूप में क्या करता है, चुनता है। और चुन करके जब वो पंच उन पर क्या करता है, प्रशासन करता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन। यदि इसी संबंध को हम पूरे गांव के संबंध में समझें तो गांव के लोग आपस में मिलकर गांव के ही किसी एक व्यक्ति को अपने लिए क्या चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं। तो क्या है आपका, स्थानीय स्वशासन है। क्लियर हो रहा है बात भाई। सरपंच के पास उतना ही पावर है जितने राज्य में किसके पास पावर है, मुख्यमंत्री के पास। आपके सरपंच के पास उतना ही पावर है जितना पावर देश में किसके पास है, पीएम के पास। समझ में आ रहा है बात। तो स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को चुनकर किया जाने वाला प्रशासन क्या कहलाता है, स्थानीय प्रशासन। मतलब लोकल लोगों के द्वारा किसी लोकल व्यक्ति को चुनकर अपने संस्था को चलाने के लिए किया जाने वाला प्रशासन क्या कहलाता है, स्थानीय प्रशासन। अब सवाल यह है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत में कॉन्सेप्ट था 2 प्रकार की सरकार की। एक सरकार थी क्या, केंद्र, और एक सरकार थी क्या, राज्य। भारत का जब संविधान बना तो भारत का संविधान द्विस्तरीय गवर्नमेंट या ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चला था, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था थी। और संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमने 2 तरह की सरकार बनाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पर धीरे धीरे ये बात ध्यान दिया गया कि भाई स्थानीय लोगों की उपेक्षा हो रही है। ऊपर लेवल पर बैठे हुए लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके कल्याण को, उनके स्थानीय मुद्दों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी मुद्दे गौण हो जा रही हैं। सेंट्रल पर बैठा हुआ आदमी अपने आसपास के मुद्दों को ही देख रहा है, पर स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, गांव के बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, पचड़ी उसका मुद्दा है। बताओ ना भाई। तो आप राजधानी में बैठा हुआ एक आईएएस का ध्यान पचड़ी पे कैसे जाएगा, आप सोचो। उसका मुद्दा पचड़ी है। उसका मुद्दा क्या है कि जब हम लाश को जलाने जाते हैं तो ऊपर में क्या नहीं बना है, शेड नहीं बना है मुक्ति धाम के लिए। उसकी स्थानीयता के लिए जरूरत है, उसके लिए पीने की पानी नहीं है, उसके पास सीसी रोड नहीं है चलने के लिए, चिखल वाला लद्दी का रोड है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का सुविधा नहीं। बहुत स्थानीय समस्या है उसके पास। स्थानीय समस्या में जाति पंचायतें हैं उसकी, इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो फलना है, बहिष्कार हो गया, ये हो गया, ढेकना समस्या। उसकी बहुत छोटी छोटी लोकल समस्याएं हैं। उन लोकल समस्याओं को केंद्र सरकार, राज्य सरकार उपेक्षित कर डालती थी। तो ये हमेशा महसूस किया जाता था कि वह उनकी स्थानीय समस्याएं गौण हो जाती हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के नाम पर कुछ व्यक्ति उसको क्या कर लेते हैं, अपने जेब में पैसे को भर लेते हैं। भ्रष्टाचार होता था, नौकरशाही बहुत हावी थी, गांव का आदमी अनावश्यक चक्कर काटते रहता था, उसको समस्या का समाधान नहीं होता था। ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जा रही थी। पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम की समस्या कैसे दूर किया जाए। और अगर हम पंचायती राज बना भी दें तो फिर पंच का, सरपंच का मानदेय भत्ता का पैसा राज्य कहां से लाएगा। राज्य तो इतना गरीब है कि अपने जनता को 2 वक्त का भोजन नहीं करा सकता। आजादी के समय इतना गरीब, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी क्या समस्या है कि 2 वक्त का जनता खवाने के लिए क्या नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, जनता भूखमरी से मर रही है। बिजली, पानी, सड़क बहुत दूर की बात है भाई। उस दौरान आपका जो राज्य की चुनौती में गांव को पैसा देना, गांव में चुनाव कराना। अब पंचायत का चुनाव कराओगे कितना पैसा लगेगा, राज्य का भी हर 5 साल में चुनाव होना है। 5 साल में चुनाव होने के लिए, चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पैसा कौन देगा, राज्य सरकार देगा। और राज्य के पास भात खाने के लिए पैसा नहीं है और चुनाव कराने का पैसा देगा तुमको।
और गांव में तुम कहोगे कि गांव के आदमी से टैक्स वसूलूंगा, क्या चीज का टैक्स वसूलोगे? लद्दी में चलता है उसका टैक्स, कि तला के पार में लाश जलाता है उसका टैक्स, किसका टैक्स लोगे? और टैक्स लोगे तो दौड़ा दौड़ा के नहीं मारे गांव का आदमी, कौन जाएगा टैक्स वसूलने? कि प्रॉपर्टी टैक्स लोगे उससे, नगर निगम टाइप का, कि अच्छा मकान बनाया हो प्रॉपर्टी टैक्स दोगे। प्रावधान है पर वसूल के बताए सरपंच और सचिव, संभव नहीं, आज नहीं वसूल सकते। उस समय तो खाने के लिए नहीं तो पैसा कहां से बेचारा टैक्स बटाएगा? इन समस्याओं के बीच हमारे साथ पंचायती राज थी, तो हमने पंचायती राज को लागू नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ध्यान दिए पंचायतों में इस तरह की उपेक्षा हो रही है। अगला प्रॉब्लम यह था कि चूंकि वो चुनाव की ध्यान देना, मैं अब समझाता हूं, एग्जाम्पल दोगे समझो। मुझे बताओ 3 स्तर का चुनाव होता है, एक पंचायत का, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का, इतनी जानकारी तो रखते होगे। सबसे ज्यादा मतदान किस चुनाव में होता है? उसके बाद घटते क्रम में, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव इन तीनों में तुम्हारे हिसाब से कौन है? पर सबसे कम परसेंटेज लोकसभा में क्यों है? तुम सोचो, इन तीनों चुनाव में यदि तुम समझ पाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव कौन है? लोकसभा। देश का सरकार डिसाइड होता है, पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वहां है। और गांव का चुच्चू सरपंच चुनने के लिए, सरपंच चुनने के लिए 100% मतदान पड़ता है। इस टॉपिक को यदि तुम समझ गए मेरे इतने बोलने के बाद, तो तुम एक शब्द से फिर परिचित हो गए, जिसका नाम है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या नाम है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। समझिएगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब सत्ता जो पावर ऊपर की ओर फैला हुआ है उसको नीचे लेवल तक पहुंचाना कहलाता है क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सत्ता का जो पावर पीएम के लेवल पर है, सत्ता का पावर जो सीएम के लेवल तक है, उस पावर को नीचे की ओर सरपंच सचिव तक भेजना क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो भारत में ग्रामीणों को स्थानीय स्वशासन देना, ताकि अपने स्थानीय मुद्दे को खुद क्या कर सके? सॉल्व कर सके। साथ ही साथ वह सत्ता के सुख को समझें, राजनीति के महत्व को समझें, राजनीति में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े। अब तुम देखो, हमारा खुद का सीएम इसी पार्टिसिपेशन का परिणाम है। अगर ये नहीं होता तो आज हमारे देश, हमारे राज्य का जो सीएम है वो यहां तक सफर नहीं कर पाते। हमारे राज्य के खुद सीएम इसी प्रक्रिया का क्या है? एक प्रोडक्ट है। बोलिए आप भाई, आप इस प्रोसेस को नहीं पहुंचाते तो राजनीति में उनकी भागीदारी होती ही नहीं। कैसे होती? और अचानक से कोई आदमी सांप सीढ़ी टाइप का 25 में चाल चला तो सीधा 99 पहुंच जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर हो रहा है बात ना? तो ये बात को आप समझिए। तो ये सत्ता के सुख को ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक पहुंचाना क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों को चुन करके अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई निकाय क्या कहलाती है? स्थानीय स्वशासन। तो इन दोनों को लाने के लिए हमने त्रिस्तरीय गवर्नमेंट बनाया, 3 लेयर गवर्नमेंट बनाया, और 3 लेयर गवर्नमेंट के तहत हमने किसको लागू किया? पंचायती राज को। तो पहले स्तर की सरकार क्या हो गई? केंद्र सरकार। दूसरा क्या हो गई? राज्य सरकार। और तीसरा क्या हो गई? पंचायती राज की सरकार। अब मैं कल आपको इस पूरे पंचायती राज को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा कि पंचायती राज का कॉन्सेप्ट भारत में आया तो भारत में पंचायत के संबंध में क्या क्या पहले से प्रावधान था और ये प्रावधान भारत में कैसे आए। तो कल जब मैं पंचायती राज का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कल मैं पंचायती राज की पृष्ठभूमि पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पृष्ठभूमि, कि भारत में पंचायत के संबंध में क्या क्या प्रावधान थे। इस पृष्ठभूमि को 3 कैटेगरी में बांटूंगा। पहले बांटूंगा मैं ऐतिहासिक। क्या बांटूंगा? ऐतिहासिक। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी मैं 3 भागों में बांटूंगा, क्योंकि इतिहास 3 खंड में बटा हुआ है। पहला, प्राचीन भारत में कैसी स्थिति थी पंचायतों की। दूसरा पढ़ाऊंगा मध्यकाल में पंचायतों कैसी स्थिति थी। उसके बाद पढ़ाऊंगा कि आधुनिक काल में पंचायतों की स्थिति कैसी हो गई। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें कि भारत में संवैधानिक बैकग्राउंड क्या है, कि जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1950 में पंचायतों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। ये कहलाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। पहला क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दूसरा क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा एज अ कमेटी वाइज और आपका प्रोग्राम वाइज, समिति और कार्यक्रमगत पृष्ठभूमि। मतलब सरकार ने संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज को भारत पर लागू करने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, उसकी बैकग्राउंड। क्लियर हो गया? तो आप समझिए, ये बैकग्राउंड हमारा शुरू होगा, ठीक है,
वैदिक काल से। कब शुरू होगा? वैदिक काल, बल्कि और बोलो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो मैं इसे 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में क्या क्या पंचायतों के संबंध में छूट थी, क्या प्रावधान थी, ये बताऊंगा। उसके बाद 1947 से 1950 के बीच क्या क्या हुआ, इसे बताऊंगा संविधान के संबंध में। उसके बाद 1950 संविधान लागू होने से लेकर 1993 पंचायती राज कानून बनने तक क्या क्या चीजें हुई, उसको मैं आपको समितिगत पृष्ठभूमि और कार्यक्रमगत पृष्ठभूमि पढ़ाऊंगा। जब ये तीनों पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगी तो फाइनली मैं बताऊंगा कि किस समिति ने कहा कि संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को लागू करनी चाहिए। उस समिति का बात मान करके फिर संसद क्या करेगा? संशोधन करेगा। संसद क्या करेगा? संशोधन। तो मैं बताऊंगा कि लोकसभा में कब प्रस्ताव आया, राज्यसभा में कब प्रस्ताव आया, राष्ट्रपति ने कब साइन किया, कब हस्ताक्षर हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जो संशोधन हुआ उसका नाम है क्या? 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 पढ़ाऊंगा। और इसी संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया क्या? भाग 9, जिसका नाम है क्या? पंचायती राज। और पंचायती राज का फिर मैं आपको आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ इतना खत्म होगा, फिर हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज में जाएंगे। क्लियर हुआ? तो कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पंचायती राज की पृष्ठभूमि। क्लियर है भाई? चलिए अभी क्लास छोड़ता हूं, आपकी इंग्लिश की क्लास है, उसके बाद फिर भूगोल होगा। ठीक है।